हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे फॉर द अपकमिंग एग्जाम। तो आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं, एक सक्सेस स्टोरीज लेके जुड़ा हूं। सक्सेस स्टोरी किसके बारे में? मनोज यादव हमारा जुड़े यहाँ पे। यूपी के हाथरस डिस्ट्रिक्ट से वो आते हैं। तो उन्होंने कॉमर्स में इस एग्जाम को क्लियर किया है। ओके, तो उनके जुबानी, उनके मुंह से आज हम सुनने वाले हैं कि उनका स्ट्रेटेजी क्या था, उन्होंने कैसे इस एग्जाम को क्लियर किया। ओके, तो जैसे मनोज जी एक कॉर्पोरेट सेक्टर में थे, कॉर्पोरेट सेक्टर को उन्होंने छोड़ के डेडिकेटेडली इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया और इस एग्जाम को उन्होंने बहुत ही बढ़िया स्कोर से, बहुत ही अच्छे स्कोर से इस एग्जाम को क्लियर कर लिया। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम मनोज जी टू आवर प्लेटफॉर्म, आईएफएस प्लेटफॉर्म, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर क्लियरिंग दिस एग्जाम। तो मनोज जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। आप कहाँ से हो, क्या करते हो, जो भी आपके बारे में थोड़ा डिटेल में आप बता दीजिए। सर, जैसा कि आपने नाम तो बता ही दिया है, मैं सिकंदर राव हाथरस का हूँ और मैंने अपनी यूजी और पीजी आगरा यूनिवर्सिटी से की है और अभी मैंने पीएचडी में भी यहाँ पे एडमिशन लिया हुआ है और कोर्स वर्क चल रहा है अभी। मैं इससे पहले एक मार्केट रिसर्च कंपनी में जॉब करता था, तो लेकिन प्राइवेट जॉब होने के कारण मुझे ऐसा लगा कि नहीं सर्वाइव कर सकते या फ्यूचर अच्छा नहीं है, तो मैं फिर इस तरफ पढ़ाई की तरफ मुड़ गया। तो मैंने करीब 1 साल या नहीं कुछ 6-7 महीने पढ़ा हूँ इसके लिए और फिर रिजल्ट तो आपको पता ही। यस, तो रिजल्ट तो हमें पता है, रिजल्ट क्या है, मनोज जी ने इस एग्जाम को क्लियर कर दिया है। तो मनोज जी मुझे ये बताइए कि ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? क्या ये आपने इस एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया या फिर ये कौन सा अटेम्प्ट था आपने जिस एग्जाम को क्लियर कर? पहला ही था सर, ये पहला ही था। बहुत बढ़िया। तो देखिए मनोज जी ने पहले ही अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर कर लिया। तो मनोज जी मेरे को ये बताइए कि कितने दिन से आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे? सर करीब 6 महीने से कर रहा था, लेकिन जो मेन स्टडी थी वो 3 महीने ही की होगी मैंने। और ओके, तो मनोज जी मुझे बताइए कि जैसे आपको पता है कि स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 होता है यूजीसी नेट के। तो मनोज जी मुझे ये बताइए कि आप टाइम कैसे अरेंज करते थे? जैसे कभी आपको ऐसा लगा है कि टाइम कांस्टेंट आ रहा है, मेरा काम नहीं हो पा रहा है ठीक से, तो टाइम आपने कैसे डिवाइड किया? जैसे आपने तो इसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो आपके पास बहुत ही ज्यादा टाइम था। तो जो भी हमारे एस्पिरेंट हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप उनको क्या आप अपना टाइम बताइए, आपने किस तरह से अपना टाइम को डिस्ट्रीब्यूट किया, कितना आवर आप पढ़ते थे और उसके साथ साथ पेपर 1 के लिए कितना टाइम देते थे, पेपर 2 के लिए कितना टाइम देते थे? सर मेनली मैं पेपर 2 के लिए ही टाइम ज्यादा देता था, क्योंकि मैं रेगुलर तो था नहीं, क्योंकि बीच में मेरी एसटीडी छूट गई थी। तो मैं करीब 4 से 6 घंटे पेपर 2 के लिए और 2-3 घंटे पेपर 1 के लिए देता था। मेनली जो मेरी पढ़ाई होती थी वो रात में ही होती थी, क्योंकि जब मैं सब सो जाते हैं तो थोड़ा शांत होता है माहौल और दिमाग भी शांत होता है। तो कभी कभी तो मैं लगातार 5 बजे तक भी पढ़ा हूँ सुबह सुबह, और बाकी का तो दिन में 2-4 घंटे कभी कभी पढ़ लेता था। ओके, तो जैसे मनोज जी ने बताया, मनोज जी सुबह सुबह का टाइम उन्होंने चुना, क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है हम एक फ्रेश माइंड में होते हैं। ओके, तो सुबह का टाइम जो हम पढ़ते हैं वो हमें बहुत टाइम तक याद रह जाता है, क्योंकि जब आपका माइंड फ्रेश रहता है तो कोई भी चीज आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली वो आपको याद रह जाएगा। ओके, तो मनोज जी मुझे ये बताइए कि पेपर 1 ओके और पेपर 2 के लिए आपने टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया? आपको क्या लगा कि पेपर 1 के लिए मुझे कितने टाइम देने हैं, पेपर 2 के लिए कितने टाइम देने हैं? सर जैसा कि नंबर डिवाइड है उसके 100 हैं तो इसके 50 क्वेश्चन हैं, तो उसी हिसाब से मैंने इनको डिवाइड कर लिया था कि डबल वेटेज सेकंड पेपर को देनी है, उससे आधी फर्स्ट को देनी है। क्योंकि ना मैंने डीएलएड भी किया हुआ है, तो मुझे टीचिंग का थोड़ा रिसर्च का थोड़ा सा आइडिया था और मैथ का, तो वो आसानी से मैनेज हो गया फर्स्ट पेपर, और सेकंड पेपर को ही मैंने ज़्यादा मेहनत की थी। ओके, तो जब आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो जो भी हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं, जो भी हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए आप कौन सा मटेरियल, क्या स्टडी मटेरियल्स आपने अपने प्रिपरेशंस के टाइम में यूज किया था? कौन सा स्टडी मटेरियल्स आपने पेपर 1 के लिए चूज किया था, कौन सा स्टडी मटेरियल आपने पेपर 2 के लिए यूज किया था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर फर्स्ट पेपर के लिए तो मैं कहना चाहूँगा केवीएस मदान की जो बुक आती है वो काफ़ी बेस्ट है। अगर उसको कर लेते हैं तो आराम से अच्छा इसको 35+ कर लेंगे। और पेपर सेकंड की बात है तो बुक्स हैं अलग अलग, अगर टाइम है ज़्यादा तो सबकी बुक्स ले लेके पढ़ सकते हैं। अगर टाइम नहीं है
तो यूट्यूब पे भी आजकल इतना मटेरियल है, काफ़ी चैनल्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं, उनको भी अगर पढ़ के करते हैं तो मुझे लगता है कि आसानी से हो जाएगा। लेकिन ये है थोड़ा सा 100% माइंड मेकअप करके करना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि जैसे पेपर टू 100 क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, आपको क्या लगता है कि सबसे पहले हमें कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है या सबसे पहले हमें एमसीक्यू सॉल्व करना है? सर मुझे लगता है कि कंसेप्ट अगर समझ में आ जाते हैं तो फिर वो आसानी से हो जाता है। पहले कंसेप्ट ही समझना जरूरी है। कंसेप्ट समझ जाते हैं तो फिर एमसीक्यू लगाएंगे तो उससे क्या है ना, और क्लियर हो जाते हैं और थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि हम कितने टाइम में उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। ओके, तो जैसे आपने बताया मनोज जी कि आप पीएचडी कर रहे हो, तो पीएचडी के साथ साथ आपने इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशंस किया, तो आपको कभी ऐसे लगा कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे टाइम कांस्टेंट हो रहा है, मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रहा है मेरे प्रिपरेशंस में, कभी ऐसे आपके साथ हुआ है? तो उस समय अगर आता भी है तो उस समय आप अपने आप को कैसे मैनेज करते थे? सर होता ही है बिल्कुल। कोर्स वर्क की क्लासेस चलती थी तो जाना पड़ता था वहाँ ऑफिशियली। तो लेकिन जब एग्जाम था लास्ट में मैंने 15 दिन गैप कर लिया था, मैं नहीं गया था। लेकिन क्या है कि वो सिर्फ 2 घंटे की क्लासेस होती थी, तो मैं उसके अलावा भी टाइम निकाल लेता था। सुबह उठते उठते भी निकाल लेता था, शाम को भी निकाल लेता था। तो निकालना तो पड़ेगा सर, एग्जाम क्लियर करना है तो टाइम तो निकालना ही पड़ेगा सर। यस, ऑब्वियसली एग्जाम अगर क्लियर करना है तो डेफिनेटली आपको टाइम निकालना ही होगा। जैसे भी, मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको एक अपना स्टैंडर्ड सेट कर लेना है। अगर आप कहीं पे वर्किंग हो तो आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर लीजिए कि मुझे पेपर 1 में इतना देना है, पेपर 2 में इतना देना है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेडली इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसी हिसाब से आपको भी टाइम अपना बनाना पड़ेगा। 5 to 6 आवर्स भी अगर आप दिन में देते हो और उसी में डिवाइड कर देते हो, पेपर 1 में मुझे 2 आवर्स देने हैं, पेपर 2 में 4 आवर्स देने हैं, पेपर 1 में 2 आवर्स देने हैं, तो उसी हिसाब से आपके अप्रोच के हिसाब से, आपके फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप यहाँ पे अप्रोच यूज कर सकते हो। कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन मनोज जी, आपका एक स्ट्रेटेजी क्या था? मतलब ऑब्वियसली बिना स्ट्रेटेजी का कोई भी काम नहीं होता है। जैसे आपने कॉमर्स में भी पढ़ा होगा, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, फिर फॉर्मुलेट करते हैं, फिर इंप्लीमेंट करते हैं, फिर एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो स्ट्रेटेजी क्या था? मतलब जब आपने ये डिसाइड किया कि मुझे इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, इस एग्जाम के लिए स्टार्ट करना है, पढ़ाई करना, तो आपका स्ट्रेटेजी क्या था? व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी? सर सबसे पहले मैंने ऑफिशियली सिलेबस के बारे में ही पता किया। जो भी सिलेबस था पूरा सिलेबस निकाला उसका। सिलेबस निकालने के बाद जो भी जितने भी टॉपिक हैं, जहाँ से जैसे भी मटेरियल मिल सकता है, मैंने उसको सर्च किया, पूरा मटेरियल इकट्ठा किया। फिर मैंने उसको जितना भी कवर किया जा सकता है मैंने पूरा कवर किया उसको, जहाँ से भी कवर किया मैंने। करीब 10,000 पेज के करीब मटेरियल मैंने इकट्ठा कर लिया था। फिर मैंने ना उसको पूरा समझा किया। पूरा जब उसको कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने नोट्स कर लिए थे, उसको मैंने फिर लास्ट टाइम पे रिवाइज किया था। उसको रिवाइज करने के बाद एमसीक्यूज लगाए, मॉक लगाए, पीवाईक्यू भी एक बेस्ट रोल निभाते हैं या इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं एग्जाम करने में। इस बार भी 5-7 क्वेश्चन सेम ही आए थे पीवाईक्यू के, तो वो भी हेल्पफुल हो जाते हैं। ओके, यस। तो स्टूडेंट्स देखिए, मनोज जी का एक ही स्ट्रेटेजी था। सबसे पहले कोई भी एग्जाम देने से पहले उस एग्जाम के बारे में जानिए, मतलब सिलेबस को पढ़िए। सिलेबस में देखिए कि कौन सा यूनिट आपको अच्छे से आता है, कौन सा यूनिट नहीं आता है। तो जो यूनिट नहीं आता है उसके ऊपर काम कीजिए। जैसे मनोज जी ने बताया मटेरियल्स कलेक्ट करना, जैसे मनोज जी यहाँ पे सेल्फ स्टडी करते थे। ओके, तो सेल्फ स्टडी के लिए आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। तो उन्होंने प्रॉपर्ली बहुत अच्छे से कंसेप्ट को उन्होंने पढ़ा, नोट्स को डिजाइन किया, नोट्स को इस तरह से बनाया जैसे कि उनका प्रॉपर्ली रिवीजन हो सके। उसके साथ साथ उन्होंने उसके रिवीजन के लिए कंटेंट इकट्ठा कर लिए। उसके बाद उन्होंने, जैसे हर एक एग्जाम को क्लियर करने का सक्सेस मंत्र होता है उसका पीवाईक्यू। ओके, तो उन्होंने अच्छे से पीवाईक्यू को सॉल्व किया। तो आपको भी वही चीज करना है, पीवाईक्यू को सॉल्व करना, अच्छे से पीवाईक्यू को सॉल्व करना, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं। हमारे यहाँ पे क्या रिपीट होते हैं, कंसेप्ट रिपीट होते हैं। मतलब अगर आपने अच्छे से पीवाईक्यू को समझा होगा, एनालिसिस किया होगा, तो डेफिनेटली वही कंसेप्ट के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। ओके, तो ये था मनोज जी का स्ट्रेटेजी। सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, फिर उसके बाद मटेरियल इकट्ठा कीजिए, बुक से पढ़िए, जहां से भी पढ़िए, क्योंकि मनोज जी सेल्फ स्टडी कर रहे थे। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाइए, एमसीक्यूज के प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और एट द एंड आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके,
तो मनोज जी मेरे को बताइए कि पेपर 1 के लिए आपका क्या स्ट्रेटेजी था? पेपर 1 के लिए आप कैसे पढ़ते थे कि पेपर 1 के लिए मुझे ये यूनिट को अच्छे से फोकस करना है, या फिर ये यूनिट को थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम है? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन पीडी में दिक्कत होता है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो आपने हायर एजुकेशन पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को कैसे सॉल्व किया? सर मैंने कई मैराथन भी थी 4-4 6-6 घंटे की, वो कंप्लीट की। बाकी मेरे पास, मैंने आपको बताया सर, केवीएस मदान की बुक थी, तो मैंने उसको पूरा पढ़ा था। और मैथ और रीजनिंग तो मुझे लगता है इस बार आसान आया था, क्योंकि मैं पहले से भी कर रहा था, तो वो आसानी से हो गया। और टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, तो मैं अभी रिसर्च तो मैं अभी कोर्स वर्क में भी पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ से भी आसानी से समझ आ गया था, तो हो गया था। आईसीटी भी पढ़ी हुई है, तो वो मैनेज हो गया आसानी से। बहुत बढ़िया। तो आपका पेपर 2 के लिए क्या स्ट्रेटेजी था? पेपर 2 के लिए आपका स्ट्रेटेजी क्या था? सर पेपर 2 की मैंने स्ट्रेटेजी यही थी, मैंने यूट्यूब से काफ़ी वीडियो, मैंने जो कंसेप्ट समझ में नहीं आते थे उनका वीडियो देखा, मैंने काफ़ी कंटेंट है यूट्यूब पे। तो जो बाकी तो मेरे पास स्टडी मटेरियल था, मैं उससे समझ लेता था। जो मुझको नहीं समझ आता था उसको मैं यूट्यूब पे जाके उसको कंसेप्ट को क्लियर कर लेता था आसानी से। ओके। और जैसे बोला जाता है कि एग्जाम को क्लियर करने के लिए टेस्ट पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने टेस्ट सीरीज के लिए क्या किया? मॉक के लिए आपने क्या किया मनोज जी? सर मैंने आपके आईएफएस की टेस्ट सीरीज भी परचेज की थी, वो भी की मैंने। और बाकी यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज या एमसीक्यूज के आते हैं, वो मैंने किए। तो यही था सर एमसीक्यूज। और तो देखिए कोई भी एग्जाम को क्लियर करने से पहले उस एग्जाम के लिए एक्वेंटेड होना पड़ता है। तो अगर आपको एग्जाम को पैटर्न जो आ रहा है उसके लिए एक्वेंटेड होने, तो आपको सबसे पहले क्या देने पड़ेंगे? मॉक एग्जाम देने पड़ेंगे। तो जितना ज्यादा आप मॉक दोगे, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ही ज्यादा आप एग्जाम के साथ एक्वेंटेड हो सकते हो। ओके, तो मनोज जी, कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी आपको ऐसा लगा है कि मैं ये एग्जाम को जैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ, बहुत बार हमारे एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए, बहुत बार हमारे एग्जाम एडमिट कार्ड नहीं आ रहे थे, कहीं पे ये सुनने को मिला एग्जाम पेपर लीक हो जा रहा है, तो आपको उस समय ऑब्वियसली बात है कि डीमोटिवेटेड फील हो रहा होगा। तो उस समय आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते थे, या फिर जब आप पढ़ाई के टाइम में खुद को मोटिवेटेड कैसे रखते थे, और आप क्या सजेशन देना चाहोगे जो कि हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट है, जो कि नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम देने वाले हैं? सर जैसा कि आपने बताया, एग्जाम जब पोस्टपोन होता है तो थोड़ा बुरा लगता है, 1-2 दिन तो नहीं हो पाती है पढ़ाई, उसी में चला जाता है जमा। लेकिन क्या है कि एग्जाम क्लियर करना है तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन रखना पड़ता है अंदर से। तो फिर से दोबारा से लग जाते थे, सोचते थे चलो अच्छा हुआ, आगे बढ़ के थोड़ा सा और रिवीजन कर लेंगे, अच्छा बेटर रिजल्ट आ जाएगा। और बाकी का तो यही है, जितने भी एस्पिरेंट है मैं यही कहना चाहूँगा, सेल्फ मोटिवेशन रखना पड़ेगा। अगर ना मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, ना सामने वाला कोई मोटिवेट कर सकता है, जितना खुद मोटिवेट हो सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। ऐसा कुछ है नहीं जो आदमी से ना किया जा सके, या इंसान जिस चीज़ को ना कर सके, हर कोई कर ही लेता है। बस थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और लगन की ज़रूरत होती है। लगन से कोई भी काम करेंगे तो मुझे लग रहा है आसानी से वो हो जाएगा। यस, बहुत बढ़िया बात आपने बोला मनोज जी, कि देखो बाहरी फैक्टर के ऊपर हमें निर्भर नहीं रहना है। कोई आएगा आपको मोटिवेट करेगा, उसके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होना है। जितना ज्यादा आप खुद अपने आप को मोटिवेट रख सकते हो, उतना ही ज्यादा आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। मतलब एग्जाम, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एक ऐसा एग्जाम होता है जहां पे आपको अगर जितना ज्यादा खुद को मोटिवेटेड रखोगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिट्स है। क्योंकि ऐसे रास्ते में ऐसे मोड़ आएंगे जहां पे आपको थक जाओगे, आप हारने का सोचोगे, आप क्विट करने का सोचोगे। बट जो इंटरनली, जो अंदरूनी के तरफ से खुद से जो जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर लेगा। तो फ्यूचर जो भी हमारे एस्पिरेंट्स है, जैसे मनोज जी ने बताया, खुद को मोटिवेटेड रखिए, खुद को फोकस रखिए जो भी आप कर रहे हो, मतलब इंटरनली आपको स्ट्रांग बनना है। ओके, यस। तो जैसे आप यहाँ पे बेस्ट टिप्स क्या देना चाहोगे? जैसे आपके लिए बेस्ट टिप्स क्या था, और आप जो आगे आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बेस्ट टिप्स क्या देना चाहोगे रिलेटेड टू स्टडी? सर मैं कहना चाहूँगा, अब तो थोड़ा सा हर एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो मुझसे आसान नहीं है कि वो अपने आप सेल्फ स्टडी कर पाएँ। आजकल बहुत सारे चैनल्स हैं, या जैसे आपका है, या
और भी आ रहे हैं, तो अगर उनसे गाइडेंस ले लेते हैं या तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, और एक प्रॉपर वे में चलते हैं तो वो क्लियर करना आसान हो जाएगा। अगर वो सिर्फ अपने हिसाब से चलते हैं तो कभी कभी क्या होता है पता नहीं चलता, हम कहीं दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं, वो भटक जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है सर। यस, तो मतलब मनोज जी के हिसाब से एक प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए, कोई एक प्रॉपर आपको गाइड करने वाला इंसान होना चाहिए जो कि आपके रास्ते में आपको प्रॉपरली गाइड करेगा, एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा और जिसको आप यूज करके आप अपने मंजिल की तरफ पहुंच सकते हो। ओके, तो मनोज जी, कमिंग टू माय लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? अभी जैसे आपका यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर हो गया है, ओके, तो यूजीसी नेट क्लियर हो गया, आप पीएचडी कर रहे हो, तो अभी आगे का आपने क्या सोचा है? सर अभी तो मेन फोकस मैंने जेआरएफ के लिए ही रखा है, क्योंकि बहुत मामूली पॉइंट से रह गया हूं मैं, तो जेआरएफ निकालूंगा, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही कोशिश कर रहा हूं सर। जो भी मुझे लगता है जो भी नेट या इधर आते हैं तो वो सर प्रोफेसर के लिए ही कोशिश करते हैं। राइट, डेफिनेटली, मतलब अगर आपका इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया है और थोड़ा सा मार्क के लिए रह गया तो डेफिनेटली आपको अपना जेआरएफ नेक्स्ट अटेम्प्ट में पक्का मिलेगा। ओके, तो ये थे हमारे साथ मनोज जी, जो कि हमारे साथ यूपी से जुड़े थे, जिन्होंने इसी अटेम्प्ट में, पहले अटेम्प्ट में उन्होंने यूजीसी ने एग्जाम क्लियर कर लिया बहुत ही हाई स्कोरिंग मार्क्स के साथ। डेफिनेटली वो नेक्स्ट अटेम्प्ट जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका जेआरएफ भी होगा। और इस सेशन में उन्होंने अपना पूरा स्ट्रेटेजी आपको बताया, क्या स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाया था, किस तरीके से उन्होंने सबसे पहले कंसेप्ट के ऊपर काम किया, फिर मॉक का महत्व बताया, फिर पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस बताया। मतलब ओवरऑल अगर हमें आपको मोटा मोटी बता दूं तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट के ऊपर काम करना है, फिर उसके बाद आपको एमसीक्यूज पीवाईक्यूज सॉल्व करना है, और आपका एग्जाम आवर में आपका मेंटल प्रोसेस क्या है, उन 3 घंटे में आप किस तरह से एग्जाम क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर रहे हो। तो ये सब चीज था जो कि हमें मनोज जी से सीखने को मिला। तो थैंक यू वेरी मच मनोज जी फॉर ज्वाइनिंग विद अस, ज्वाइनिंग विद आईएफएस। ओके, तो जो भी हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं एक ही सजेशन दूंगा, हारना नहीं है, थकना नहीं है, जब तक हमें अपना मंजिल हम पहुंच नहीं जा रहे। ओके, तो डेफिनेटली जिनका भी इस बार का एग्जाम नहीं हुआ है, बिल्कुल भी हारना नहीं है। जो भी हमने यहाँ पे जैसे मनोज जी ने बताया, जो भी उनके सक्सेस स्टोरीज थे, ओके, तो आपको उसको अपने ये में यूटिलाइज करना है, अपने हैबिट में लाना है, एंड डेफिनेटली अगर ये कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। ओके, so with that note, thank you very much and happy learning to all of you.